ऑलराइट बच्चों, देखिए जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग के एक्शन की बात करते हैं तो आपका देखिए जैसे कि मैंने बता रखा है कि आपको जो थायराइड से क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली कुछ भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को लेके पूछ सकता है, L3 T3 T4 के डिफरेंसेस को पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन तो पूछेगा ही। कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो लेकिन उसमें साथ में होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और किस कैटेगरी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो है आपका बेसिकली प्रोपाइल थायोयूरेसिल इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस। लेकिन चूंकि सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बहुत आसान है तो एक बार हम देखते हैं जस्ट कि डिफरेंट क्लास का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से वो एंटी थायराइड एक्शन दे रही है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस तो आपने क्लासिफिकेशन में लर्न किया कि इसमें लाइक क्लासिफिकेशन में आता है आपका प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल एंड कार्बेमाजोल। तो इस आप अगर हम बेसिकली इस कैटेगरी के ड्रग की बात करें तो ये जो है जैसे आप ये नॉर्मल फॉलिकुलर सेल है। अच्छा, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज को लेके आपने पढ़ लिया कि भाई यहाँ पे तो आपका एनआईएस होता है, राइट। यहाँ पे आपका पेंड्रिन होता है और ये थायराइड पेरोक्सिडेज H2O2 इन्वॉल्व है। यहाँ पे प्रोटियोलाइसिस होती है और ये सिक्रीशन है 5' डीआयोडिनेज प्रोसेस है। इतना ये जस्ट बेसिक आपका क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे कोलाइडल फॉर्म में क्या स्टोर है, T3 एंड T4 मींस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के साथ। तो इतना आपका पैटर्न ये क्लियर है। अब प्रोपाइल थायोरेसिल की बात करें तो बच्चों प्रोपाइल थायोरेसिल इस एंजाइम को इनहिबिट करती है थायराइड पेरोक्सिडेज। तो आपको एग्जामिनेशन में फटाक से ये बना के जो है और ये यहाँ पे PTU और इस तरीके से माइनस कर देना। और ये कहां पे एक्ट करती है, ये जो पेरिफेरल कन्वर्जन है T4 का T3 में, T3 ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा एक्टिव है, तो उसको क्या करेगा बेसिकली यहाँ पे PTU प्रोपाइल थायोरेसिल इस प्रोसेस को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है पेरिफेरल कन्वर्जन बाय इनहिबिटिंग द 5' डिआयोडिनेज। तो ओवरऑल हमने देखा कि जो प्रोपाइल थायोरेसिल है, मेथिमाजोल है, कार्बिमाजोल है, वो थायराइड पेरोक्सिडेज को इनहिबिट करके, अब थायराइड पेरोक्सिडेज जिन जिन स्टेप्स में इन्वॉल्व होगा वो स्टेप्स क्या हो जाएंगे, आपके स्टॉप हो जाएंगे। तो उन स्टेप्स की अगर हम बात करें बेसिकली तो ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें इस स्टेप की, ये जो I माइनस ब्रेक होगी ये चीजें बनी, ये ऑक्सीडेशन स्टेप है। ऑर्गेनिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिफिकेशन बेसिकली इस स्टेप को बोलते हैं जिसमें MIT और DIT का फॉर्म होता है विद द थायरोग्लोबुलिन। एंड साथ में कपलिंग, कपलिंग में बेसिकली हम बोलते हैं कि ये वाला जो सी, ये कपलिंग है जिसमें दो थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल मिलते हैं MIT DIT कंटेनिंग, और अल्टीमेटली क्या बनता है T3 एंड T4। तो इन तीन स्टेप्स में बेसिकली जो इन्वॉल्व है वो आपका थायराइड पेरोक्सिडेज इन्वॉल्व है। तो ये तीनों स्टेप इनहिबिट होंगे, इट मींस हार्मोन की सिंथेसिस जो यहां पे हो रही है वो अल्टीमेटली इनहिबिट होगी। एंड वन मोर थिंग, पेरिफेरल कन्वर्जन को यहां पे आपको दिखाना है, PTV इस तरीके से इनहिबिट करता है। तो ये आपकी पूरी बात हो गई। अब जब भी हम प्रोपाइल थायोरेसिल देते हैं, मेथिमाजोल या कार्बिमाजोल, तो चूंकि वो हार्मोन की सिंथेसिस को बंद करता है, स्टॉप करता है, लेकिन आप उस हार्मोन के बारे में सोचिए जो ऑलरेडी सिंथेसाइज हो चुका हो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन को कोलाइडल फॉर्म में स्टोर करके रखती है। लाइक जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोलाइडल फॉर्म में स्टोर्ड है। तो जब तक इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो जाएगा आपको प्रोपाइल थायोरेसिल का इफेक्ट जल्दी नहीं दिखेगा। मतलब ये पूरा जब कंप्लीट खत्म हो जाएगा तब ये ऑलरेडी स्टॉप होगा, तो यहाँ पे कोई T3 T4 नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पूल्ड स्टोर्ड T3 एंड T4 रहता है इन बिटवीन द थायराइड फॉलिकल सेल। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लैग पीरियड होता है इनके एक्टिविटी का वो 1 से 3 वीक होता है। जब ये फिनिश हो जाएगा तब इसका एक्शन 1 से 3 वीक बाद शो होगा। अब हम PTU के बारे में अगर कुछ आपका स्पेशल मान लीजिए PTU के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना है, वो PTU ही स्पेसिफिक नाम से आपसे पूछ लिया तो आपने PTU के बारे में, चूंकि PTU उतनी ड्रग तो है लेकिन ये प्राइमरली अब एडवर्स इफेक्ट की वजह से बेसिकली हम इसको रिसेंटली मेथिमाजोल को प्रेफर्ड करते हैं इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में जो हम प्रेफर्ड करते हैं वो मेथिमाजोल को करते हैं। कुछ कंडीशन है जिसमें केवल प्रोपाइल थायोरेसिल दी जाती है, तो उसकी हम बात करते हैं। देखिए प्रोपाइल थायोरेसिल को ज्यादा ना यूज करने की वजह है कि इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज्यादा होती है, राइट। इसका टी हाफ बहुत शॉर्ट होता है। जब टी हाफ किसी ड्रग का शॉर्ट होगा तो आप उसके डोजेस को बार बार उसको मतलब फ्रिक्वेंट उसका एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी में आप इसको दे सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है। एंड जो जिसकी वजह से इसका डिसएडवांटेज है, ये हाईली हिपैटोटॉक्सिक होती है।
तो बेसिकली इन प्रॉब्लम की वजह से हम देते हैं मेथिमाजोल, लेकिन मेथिमाजोल को हम नहीं देते किसमें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, वहां केवल हम देते हैं प्रोपाइल थायोयूरेसिल। तो आपकी इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस में जितनी भी ड्रग है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो हम केवल प्रोपाइल थायोयूरेसिल देते हैं। लेकिन अदर देन दिस सारी कॉम्प्लिकेशंस में, चाहे वो आपका ग्रेव्स डिजीज हो, हाइपरथायराइडिज्म हो, थायरोटॉक्सिक क्राइसिस हो, हर जगह आप मेथिमाजोल या कार्बिमाजोल को यूज करते हैं। बेसिकली मेथिमाजोल प्रिफर्ड होती है। तो ये इसका फंक्शन है। इस तरीके से आपको डायग्राम बना के अब थोड़ा ये वर्ड्स डालने हैं अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, इनको हाईलाइट करना है और इस तरीके से लिखना है। सेकंड हम बात करेंगे इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग। तो इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग आपको पता है, हमने सारे स्टेप्स पढ़ लिए सिंथेसिस के। ये जो सोडियम आयोडाइड सिंपोर्ट है, ये बेसिकली आयोडाइड आयन को अंदर लाता है, ये फॉलिकुलर सेल के अंदर। अब सोडियम आयोडाइड सिंपोर्ट को अगर आप इनहिबिट कर दो, यहां पे एरो लगाओ, माइनस लगाओ, और कोई भी ड्रग इस कैटेगरी की, लाइक आप थियोसाइनेट, आपको पूरा नाम लिख, परक्लोरेट, किसी का अगर मैकेनिज्म पूछता है तो बेसिकली आपने इस स्टेप को ब्लॉक कर दिया, आयोडाइड अंदर नहीं आया, बेसिकली यहां नहीं गया, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, कोई प्रोसेस नहीं हुई फर्दर और सिंथेसिस नहीं हुई। लेकिन चूंकि इन ड्रग्स का बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती हैं, और जैसे कि अगर हम बात करें थियोसाइनेट, थियोसाइनेट आपका कैबेज वगैरह में भी मिलता है, पत्ता गोभी जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि, इसीलिए कई बार बोलते हैं कि पत्ता गोभी अगर लॉन्ग रन पे ज्यादा खाते हैं तो आप में आयोडीन की कमी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर का जो थियोसाइनेट है वो कंपटीटर है किसके लिए, सोडियम आयोडाइड सिंपोर्ट के लिए। तो वो इसको स्टॉप कर देगा, तो ये अपना वर्क आई माइनस को अंदर नहीं ले आ पाएगा। तो बेसिकली आपका क्या प्रॉब्लम हुई, लाइक थियोसाइनेट, परक्लोरेट, नाइट्रेट्स इस कैटेगरी के ड्रग हैं, वेरी टॉक्सिक होने की वजह से इनको हटा दिया गया है, ऑब्सोलीट कर दी गई हैं। जो थियोसाइनेट की अगर हम बात करें तो ये आपको कैबेज से, सिगरेट स्मोकिंग से आपके बॉडी में थियोसाइनेट आता है। इट मींस अगर आप ये चीज खाते हैं या करते हैं तो आपको हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस ज्यादा है बेसिकली, राइट। तो ये बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इनहिबिट हार्मोन रिलीज की। इनको अभी ज्यादा हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, इनको हटा दिया गया है इन ड्रग्स को टॉक्सिसिटी नेचर की वजह से। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, इसको ब्लॉक कर रही है अपटेक प्रोसेस को। इनहिबिट हार्मोन रिलीज, इनहिबिट हार्मोन रिलीज में बेसिकली ये इस फंक्शन पे एक्ट करता है जैसे कि हमने नॉर्मली पढ़ा है, लाइक फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे हम जब एंटीरियर पिट्यूटरी या कोई ऐसी ग्लैंड की बात करते हैं कि यार भाई ब्लड प्लाज्मा में इसका लेवल बढ़ा, तो वो हाइपोथैलेमस के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सेंड करता है, कुछ मिलती जुलती उससे। अब इसमें बेसिकली हम क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे, देखिए जो हमारा इनहिबिट हार्मोन रिलीज है, बेसिकली वोल्फ चेकऑफ इफेक्ट के थ्रू अपना एक्शन देती है। वोल्फ चेकऑफ इफेक्ट क्या होता है, वोल्फ चेकऑफ इफेक्ट ये कहता है कि अगर आप ब्लड प्लाज्मा में सडन आयोडीन का लेवल बढ़ा देते हैं, राइट। इसकी जो ड्रग्स है, लाइक सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ऑर्गेनिक आयोडाइड, तो आयोडाइड का लेवल अगर आप बढ़ा देते हैं सडन, तो थायराइड ग्लैंड खुद क्या करेगी, वो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को स्लो कर देगी, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को स्लो कर देगी। तो बेसिकली हुआ क्या कि इसमें जब आपने बाहर से ही, लाइक आपने सोडियम आयोडाइड दिया, राइट, तो सोडियम आयोडाइड जब बॉडी में गया तो आयोडीन का लेवल बॉडी में क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया। आयोडीन का जब लेवल, आई का लेवल बेसिकली बढ़ गया, तो ओवरऑल क्या हुई कि जो थायराइड ग्लैंड है वो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म शो करती है। और जब सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म शो करेगी, लाइक वोल चेकऑफ इफेक्ट, उसी को वोल चेकऑफ इफेक्ट कहते हैं। इन्होंने कहा था कि थायराइड ग्लैंड आयोडीन का जब एडवांस लेवल ब्लड प्लाज्मा में होता है तो वो खुद सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म शो करती है और अपनी सिंथेसिस को, T3 T4 की सिंथेसिस को रोक देती है। तो ओवरऑल थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी और उसकी वेस्कुलरिटी कम हो जाएगी। श्रिंक और वेस्कुलरिटी कम होने से बेसिकली आपका थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस बेसिकली बंद हो जाएगी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसीलिए इसको इमरजेंसी सिचुएशन में हम बेसिकली यूज करते हैं, लाइक प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। जैसे आपको थायराइड ग्लैंड का कुछ सर्जरी या इस टाइप से कुछ करना है, तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड में हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। जो इसकी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंट है, ये जो ड्रग्स होंगी ये फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग होती हैं, जितनी ड्रग हैं उनमें से सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग ये ड्रग है। तो आपको इन पॉइंट्स को, लाइक फास्टेस्ट एक्टिंग, श्रिंक, वेस्कुलरिटी रिड्यूस हो गई, वोल चेकऑफ इफेक्ट,
प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। इन 4 पॉइंट्स के साथ अपने सेंटेंस को फ्रेम करना है एंड इनको हाईलाइट करना है। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में ये अटेम्प्ट करना है। अगर डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू की हम बात करें तो बेसिकली इसमें जो है लाइक आयोडीन 131, तो ये बेसिकली जैसे इसका जो मैकेनिज्म हो इस बेसिस पे है कि हमारा जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होगा, जैसे आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन को बेसिकली सोडियम सॉल्ट के साथ ओरली इनटेक किया, तो जब ओरली इनटेक किया तो ब्लड स्ट्रीम में जाके बेसिकली चूंकि इस थायराइड फॉलिकल के अंदर कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म है, कंसंट्रेटिंग मतलब ये आयोडाइड आयन को पकड़ के सोडियम आयोडाइड अंदर लाता है, तो ये रेडियो एक्टिव आयोडीन को भी पकड़ के कहां ले आएगा, अंदर ले आएगा। और जब यहाँ पे बेसिकली ये 131 आ जाएगा तो आयोडीन 131 यहाँ से चूंकि उसकी खासियत है रेडियो एक्टिव है, तो वो क्या करेगा, एक्स और बीटा एक्स रेज या बीटा पार्टिकल को आप क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो बेसिकली उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो 0.2 से 0.5 से 2 mm तक के टिश्यू को, जैसे मान लीजिए ये थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे अब I माइनस आ गया, तो ये बेसिकली 0.2 से 2 mm तक के एरिया को क्या करेगा, बीटा पार्टिकल डिस्ट्रॉय करेगा। क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो ओवरऑल हुआ क्या कि आपने देखा कि रेडियो एक्टिव आयोडीन का एक्टिवली अपटेकन हो गया, कहां से, सोडियम आयोडाइड से इंपोर्ट के थ्रू। अब ये बेसिकली जब अंदर आया तो ओवरऑल सब कुछ बन के T3 और T4 जो कि स्टोर्ड हो गया कहां, कोलाइडल फॉर्म में, यहां पे की हम बात कर रहे हैं, T3 T4 बन गया। लेकिन ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो कैसा है, वो सॉरी आयोडीन जो है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन है, अभी वहां से निकलने वाला है बीटा पार्टिकल जो कि इतने डिस्टेंस तक के टिश्यूज को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। इट मींस जो थायराइड ग्लैंड की फॉलिकुलर सेल है उनको डिस्ट्रॉय करेगा ताकि फर्दर वो सिंथेसिस ना कर पाए। तो ये बेसिकली इसकी जो टी हाफ होती है वो 8 डेज की होती है, ये आपको एडिशनल पॉइंट यहां पे लिखना है। एंड जो ये यूज करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन, ये बेसिकली यूज करते हैं किसमें, पेशेंट ओल्डर देन 35 ईयर्स में। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन बीटा पार्टिकल ओरिएंटेड है, डिस्टेंस की आप बात करिए, राइट, एज की बात करिए, ये हो गया। और आपके इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पूरी कैटेगरी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ओवरऑल बहुत सिंपल है। लेकिन अब बात आती है कि अगर ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा और साथ में यूजेस लिख लिया, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यूजेस में लिख देंगे हाइपरथायराइडिज्म में यूजेस। बिल्कुल सही बात है, हम इनको हाइपरथायराइडिज्म में यूज कर रहे हैं क्योंकि आयोडीन के लेवल को हम क्या कर रहे हैं, इनको कम कर रहे हैं, रोक रहे हैं। लेकिन साथ में आपको अच्छे यूजेस लिखने हैं, लाइक हाइपरथायराइडिज्म में आप यूज लिख दिया, ओके, थायरोटॉक्सिक क्राइसिस में हम इसको यूज करते हैं। हम इसको कहां यूज करते हैं, ग्रेव्स डिजीज में यूज करते हैं। तो आपको यूजेस प्लस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस में सब आप ये डाल सकते हैं एंड इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। प्री ऑपरेटिव सर्जरी में भी आप यहां लिख सकते हैं, प्री ऑपरेटिव सर्जरी ऑफ थायराइड ग्लैंड, वहां पे भी हम इन एंटी थायराइड ड्रग्स का यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स। तो यहां से आपका कोई भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आए आप उसको आसानी से कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।